गुजरात ने देश में सबसे बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए महाराष्ट्र को पछाड़ दिया है। पूर्व के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के साथ वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2020 के बीच औसतन 15.9% सालाना बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जैसा कि जारी आंकड़ों के अनुसार है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र की वार्षिक विकास दर 7.5% प्रति वर्ष थी, जिससे राज्य का कुल विनिर्माण जीवीए वित्त वर्ष 2020 में 4.34 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह देश के सबसे बड़े सेवा केंद्र के रूप में अग्रणी बना हुआ है। राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, जो पहले से ही इस अवधि के दौरान शीर्ष 10 विनिर्माण वाले थे, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश थे, जिनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 3.8%, 5.5% और 6.9% थी। जीवीए अनिवार्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद घटा शुद्ध उत्पाद कर है और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है। उच्चतम विनिर्माण जीवीए वाले अन्य राज्य तमिलनाडु में 3.43 लाख करोड़ रुपए, कर्नाटक में 2.1 लाख करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश में 1.87 लाख करोड़ रुपए थे। वित्त वर्ष 2020 में भारत का विनिर्माण जीवीए बढ़कर 16.9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2012 से 9.7% की औसत वृद्धि दर पर है। इस अवधि के दौरान गुजरात में उच्च निवेश ने राज्य को विनिर्माण विकास में देश के बाकी हिस्सों से आगे निकलने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात ने सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) के मामले में पूंजी निवेश का उच्चतम स्तर देखा। निवेश का एक उपाय वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2019 के बीच कुल 5.85 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र से आगे, जिसमें 4.07 लाख करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। अवधि और आंध्र प्रदेश, जिसमें 1.49 लाख करोड़ रुपए का संचयी जीएफसीएफ देखा गया। केपीएमजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात द्वारा प्रमुख सुधार, जिसमें व्यापार मंजूरी के लिए एकल खिड़की की शुरुआत, श्रम मानदंडों में ढील के साथ साथ प्रोत्साहन योजनाओं के सुचारू प्रशासन ने राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और इसे सबसे अधिक में से एक बनाने में योगदान दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य। हालांकि महाराष्ट्र ने देश में सेवाओं के अग्रणी प्रदाता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। राज्य की सेवाओं का जीवीए 12.6% प्रति वर्ष की दर से वित्त वर्ष 2015 में 15.1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया। कर्नाटक ने इस अवधि के दौरान सेवाओं के जीवीए में 15.1% प्रति वर्ष की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2020 में देश में दूसरी सबसे बड़ी सेवा जीवीए 9.72 लाख करोड़ रुपए हासिल की। तेलंगाना देश में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती सेवा अर्थव्यवस्था थी, जिसमें वार्षिक सेवाओं की जीवीए वृद्धि 14.8% थी, जिसने राज्य को गुजरात और केरल को छलांग लगाकर देश की 7वीं सबसे बड़ी सेवा अर्थव्यवस्था बना दिया। वित्त वर्ष 2020 में तमिलनाडु, यूपी और पश्चिम बंगाल तीसरी, चौथी और 5वीं सबसे बड़ी सेवा अर्थव्यवस्था थे। गुजरात ने देश में सबसे बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए महाराष्ट्र को पछाड़ दिया है। पूर्व के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के साथ वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2020 के बीच औसतन 15.9% सालाना बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जैसा कि जारी आंकड़ों के अनुसार है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र की वार्षिक विकास दर 7.5% प्रति वर्ष थी, जिससे राज्य का कुल विनिर्माण जीवीए वित्त वर्ष 2020 में 4.34 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह देश के सबसे बड़े सेवा केंद्र के रूप में अग्रणी बना हुआ है।
राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, जो पहले से ही इस अवधि के दौरान शीर्ष 10 विनिर्माण वाले थे, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश थे, जिनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 3.8%, 5.5% और 6.9% थी। जीवीए अनिवार्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद घटा शुद्ध उत्पाद कर है और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है। उच्चतम विनिर्माण जीवीए वाले अन्य राज्य तमिलनाडु में 3.43 लाख करोड़ रुपए, कर्नाटक में 2.1 लाख करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश में 1.87 लाख करोड़ रुपए थे। वित्त वर्ष 2020 में भारत का विनिर्माण जीवीए बढ़कर 16.9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2012 से 9.7% की औसत वृद्धि दर पर है। इस अवधि के दौरान गुजरात में उच्च निवेश ने राज्य को विनिर्माण विकास में देश के बाकी हिस्सों से आगे निकलने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात ने सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF) के मामले में पूंजी निवेश का उच्चतम स्तर देखा। निवेश का एक उपाय वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2019 के बीच कुल 5.85 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र से आगे, जिसमें 4.07 लाख करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। अवधि और आंध्र प्रदेश, जिसमें 1.49 लाख करोड़ रुपए का संचयी GFCF देखा गया। KPMG की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात द्वारा प्रमुख सुधार, जिसमें व्यापार मंजूरी के लिए एकल खिड़की की शुरुआत, श्रम मानदंडों में ढील के साथ साथ प्रोत्साहन योजनाओं के सुचारू प्रशासन ने राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और इसे सबसे अधिक में से एक बनाने में योगदान दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य। हालांकि महाराष्ट्र ने देश में सेवाओं के अग्रणी प्रदाता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। राज्य की सेवाओं का जीवीए 12.6% प्रति वर्ष की दर से वित्त वर्ष 2015 में 15.1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया। कर्नाटक ने इस अवधि के दौरान सेवाओं के जीवीए में 15.1% प्रति वर्ष की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2020 में देश में दूसरी सबसे बड़ी सेवा जीवीए 9.72 लाख करोड़ रुपए हासिल की। तेलंगाना देश में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती सेवा अर्थव्यवस्था थी, जिसमें वार्षिक सेवाओं की जीवीए वृद्धि 14.8% थी, जिसने राज्य को गुजरात और केरल को छलांग लगाकर देश की 7वीं सबसे बड़ी सेवा अर्थव्यवस्था बना दिया। वित्त वर्ष 2020 में तमिलनाडु, यूपी और पश्चिम बंगाल तीसरी, चौथी और 5वीं सबसे बड़ी सेवा अर्थव्यवस्था थे। गुजरात ने देश में सबसे बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए महाराष्ट्र को पछाड़ दिया है। पूर्व के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के साथ वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2020 के बीच औसतन 15.9% सालाना बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जैसा कि जारी आंकड़ों के अनुसार है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र की वार्षिक विकास दर 7.5% प्रति वर्ष थी, जिससे राज्य का कुल विनिर्माण जीवीए वित्त वर्ष 2020 में 4.34 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह देश के सबसे बड़े सेवा केंद्र के रूप में अग्रणी बना हुआ है। राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, जो पहले से ही इस अवधि के दौरान शीर्ष 10 विनिर्माण वाले थे, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश थे, जिनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 3.8%, 5.5% और 6.9% थी। जीवीए अनिवार्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद घटा शुद्ध उत्पाद कर है और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है। उच्चतम विनिर्माण जीवीए वाले अन्य राज्य तमिलनाडु में 3.43 लाख करोड़ रुपए, कर्नाटक में 2.1 लाख करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश में 1.87 लाख करोड़ रुपए थे।
वित्त वर्ष 2020 में भारत का विनिर्माण जीवीए बढ़कर 16.9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2012 से 9.7% की औसत वृद्धि दर पर है। इस अवधि के दौरान गुजरात में उच्च निवेश ने राज्य को विनिर्माण विकास में देश के बाकी हिस्सों से आगे निकलने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात ने सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF) के मामले में पूंजी निवेश का उच्चतम स्तर देखा। निवेश का एक उपाय वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2019 के बीच कुल 5.85 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र से आगे, जिसमें 4.07 लाख करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। अवधि और आंध्र प्रदेश, जिसमें 1.49 लाख करोड़ रुपए का संचयी GFCF देखा गया। KPMG की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात द्वारा प्रमुख सुधार, जिसमें व्यापार मंजूरी के लिए एकल खिड़की की शुरुआत, श्रम मानदंडों में ढील के साथ साथ प्रोत्साहन योजनाओं के सुचारू प्रशासन ने राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और इसे सबसे अधिक में से एक बनाने में योगदान दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य। हालांकि महाराष्ट्र ने देश में सेवाओं के अग्रणी प्रदाता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। राज्य की सेवाओं का जीवीए 12.6% प्रति वर्ष की दर से वित्त वर्ष 2015 में 15.1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया। कर्नाटक ने इस अवधि के दौरान सेवाओं के जीवीए में 15.1% प्रति वर्ष की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2020 में देश में दूसरी सबसे बड़ी सेवा जीवीए 9.72 लाख करोड़ रुपए हासिल की। तेलंगाना देश में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती सेवा अर्थव्यवस्था थी, जिसमें वार्षिक सेवाओं की जीवीए वृद्धि 14.8% थी, जिसने राज्य को गुजरात और केरल को छलांग लगाकर देश की 7वीं सबसे बड़ी सेवा अर्थव्यवस्था बना दिया। वित्त वर्ष 2020 में तमिलनाडु, यूपी और पश्चिम बंगाल तीसरी, चौथी और 5वीं सबसे बड़ी सेवा अर्थव्यवस्था थे।
सरकार ने 5 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी है, जिन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) के माध्यम से लागू किया जाएगा। चल रही आर्थिक मंदी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा निर्धारित उपाय सरकारी खर्च है और केंद्र सुन रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (PIT) ने शुक्रवार को कहा कि 2024 से 2025 तक देश भर में 30 परियोजनाओं वाले 11 औद्योगिक गलियारे 4 चरणों में बनेंगे। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, शेंद्रा बिल्किन इंडस्ट्रियल एरिया, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी और इंटीग्रेटेड नंगल चौधरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के साथ सरकार ने पहले से ही इन परियोजनाओं में से 5 पर काम शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारे पर चर्चा जल्द ही शुरू होगी, जो पाइपलाइन में 11 औद्योगिक गलियारों में से एक है, DPIIT ने एक नोट में कहा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) प्रोजेक्ट के लिए परिवहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया, जबकि ईस्टर्न DFC को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (ACIC) प्रोजेक्ट के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में पहचाना गया। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (CBIC) और बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (BMIC) जैसी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 4 को कमर्शियल के रूप में पहचाना गया था। इन औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं में से 5 प्रमुख विशेषताएं धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, शेंद्रा बिल्किन औद्योगिक क्षेत्र, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी और एकीकृत नंगल चौधरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली नागपुर औद्योगिक पर चर्चा जल्द शुरू होगी। गलियारा, जो पाइपलाइन में 11 औद्योगिक गलियारों में से एक है। भारत में औद्योगिक गलियारों का महत्व, आर्थिक महत्व, निर्यात के रास्ते, औद्योगिक गलियारों से रसद की लागत कम होने की संभावना है, जिससे औद्योगिक उत्पादन संरचना की दक्षता में वृद्धि होगी। इस तरह की दक्षता उत्पादन की लागत को कम करती है, जो भारतीय निर्मित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। निर्यात अधिशेष के उत्पादन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। नौकरी के अवसर, औद्योगिक गलियारों के विकास से उद्योगों के विकास के लिए निवेश आकर्षित होगा, जिससे बाजार में अधिक रोजगार पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा लोगों को अपने घरों के पास नौकरी के अवसर मिलेंगे और उन्हें दूर दराज के स्थानों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इससे संकट प्रवास को रोका जा सकेगा। ये कॉरिडोर बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को फिर से हासिल करने के लिए आवश्यक रसद बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। इस प्रकार फर्मों को मुख्य क्षमता के अपने क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएंगे। औद्योगिक गलियारा शोषण औद्योगिक अवसर से जुड़ी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रावधान में निजी क्षेत्र के निवेश के अवसर प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा गलियारे के साथ व्यापार और उद्योग के लिए दीर्घकालिक लाभ में औद्योगिक उत्पादन इकाइयों तक आसान पहुंच, परिवहन और संचार लागत में कमी, बेहतर वितरण समय और इन्वेंट्री लागत में कमी से होने वाले लाभ शामिल हैं। पर्यावरणीय महत्व, राज्य की लंबाई में औद्योगिक गलियारे के साथ बिखरे हुए तरीके से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से एक विशेष स्थान पर उद्योगों की एकाग्रता को रोका जा सकेगा, जिन्होंने अपनी वहन क्षमता से परे पर्यावरण का शोषण किया और पर्यावरणीय गिरावट का कारण बना। सामाजिक आर्थिक महत्व, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक गलियारों का व्यापक प्रभाव कई हैं, जैसे औद्योगिक टाउनशिप, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल की स्थापना। ये मानव विकास के मानकों को और ऊपर उठाएंगे। स्थानीय स्तर पर नौकरियों की उपलब्धता से परिवार को एक संस्था के रूप में संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इससे देश में सामाजिक एकता भी बढ़ेगी। औद्योगिक गलियारों से जुड़ी चुनौतियां।
भूमि अधिग्रहण, चूंकि औद्योगिक गलियारा राज्य की लंबाई में कटौती करेगा, कानूनी बाधाओं और मुआवजे की राशि के कारण भूमि अधिग्रहण धीमा रहा है। तकनीकी जानकारी, चूंकि भारत में कुछ क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी का अभाव है, इसलिए विदेशी खिलाड़ियों को आवश्यक तकनीकी ज्ञान लाने और उस क्षेत्र में सहायक उद्योग स्थापित करने में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एफडीआई सीमा बढ़ाना समझदारी होगी। भारत की कराधान व्यवस्था को भारत में कार्यरत विदेशी फर्मों की कर देनदारियों को स्थायी प्रतिष्ठानों और अन्यथा के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। समष्टि आर्थिक स्थिरता, स्थिर विनिमय दर होना आवश्यक है ताकि भारत में निवेश करने वाले विदेशी खिलाड़ी मुद्रा जोखिम से बच सकें। भारत को द्विपक्षीय निवेश संधियों में लाइसेंस रद्द करने के लिए स्पष्ट रूप से जमीनी नियम निर्धारित करने की आवश्यकता है, जो बाद में भ्रम पैदा कर सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने सरकारी संस्करण में कई खामियों की ओर इशारा किया कि सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया अपनी किस्मत बदलने की राह पर है। एयरलाइन की टर्नअराउंड योजना और वित्तीय पुनर्गठन योजना के अपने ऑडिट में ऑडिटर ने कहा कि एयरलाइन वित्तीय पुनर्गठन योजना के तहत अनिवार्य विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में कई उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है, जिसने वित्त वर्ष 2011 तक 30,231 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन प्रदान किया। इस विफलता के परिणामस्वरूप एयरलाइन के लिए कम राजस्व सृजन हुआ, जिसके कारण एयरलाइन के लिए अधिक अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता हुई, जिससे वित्तीय पुनर्गठन योजना का लाभ कम हो गया। एक यात्री राजस्व में कम आय, एयर इंडिया ने 15,773 करोड़ रुपए का यात्री राजस्व अर्जित किया, जो वित्त वर्ष 2016 में अनुमानित 21,297 करोड़ रुपए से लगभग 20% कम है। लक्ष्य को पूरा करने में विफलता लोड फैक्टर लक्ष्यों को पूरा करने के बावजूद थी। तो इसका मतलब है कि विमान की उपलब्धता में कमी, दोषपूर्ण तैनाती, मानव संसाधनों का कम उपयोग और सहायक राजस्व की कमी जैसी अपनी अक्षमता के कारण एयरलाइन को राजस्व का नुकसान हुआ। 2 परिसंपत्तियों का कम मुद्रीकरण, अपनी संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए कमी या दोषपूर्ण पहल राजस्व की कमी को पूरा करने की प्राथमिक आवश्यकता में से एक कंपनी की किस्मत में गिरावट आई। लेखा परीक्षा ने देखा कि 12 संपत्तियों में से 5 के लिए नियम और शर्तों ने मुद्रीकरण करना असंभव बना दिया। टर्नअराउंड योजनाओं की परिकल्पना की गई थी कि 12 संपत्तियों के मुद्रीकरण से 500 करोड़ रुपए कमाए जाएंगे, लेकिन फरवरी 2016 तक एयर इंडिया ने केवल 6 को चिह्नित किया है। 3 उचित विमान की अनुपलब्धता, ऑडिट में पाया गया कि एयरलाइन की मांग और उपलब्धता में बेमेल था। उदाहरण के लिए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की ओवर प्रोविजनिंग थी, जबकि इसमें नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट की संख्या की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के लिए रखरखाव लागत को कम करने के लिए सलाहकार द्वारा A320 विमान खरीदने की सिफारिश के बाद एयरलाइन को वैश्विक निविदा जारी करने में 3 साल लग गए। मार्च 2016 तक यह केवल 5 A320S को शामिल कर सका, जिसने रखरखाव लागत को कम करने की योजना को खतरे में डाल दिया। इतनी लंबी देरी आवश्यकता की तात्कालिकता को देखते हुए खरीद प्रक्रिया की अक्षमता की ओर इशारा करती है, ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है। 4 विदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते देने में कुप्रबंधन, ऑडिट ने बताया कि विदेशों के वाहकों को द्विपक्षीय सीटों की आवश्यकता से अधिक देने से एयर इंडिया की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है।
इसके परिणामस्वरूप विदेशी एयरलाइनों द्वारा किए जाने वाले छठे स्वतंत्रता यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका एयर इंडिया की व्यावसायिक योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए भारत अबू धाबी में एतिहाद एयरवेज के लिए भारतीय वाहकों की कीमत पर विपक्षीय सीटों को 13,330 सीटों से बढ़ाकर 50,000 सीटों तक कर दिया गया था। ऑडिट में कहा गया है, एयर इंडिया को सरकार द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण इक्विटी फंड को देखते हुए विदेशी एयरलाइंस को अतिरिक्त विपक्षीय अधिकार देने के फैसले को एयर इंडिया पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। 5 घाटे में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संचालन। एयर इंडिया नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए एक विस्तार अभियान पर हो सकती है, लेकिन ऑडिट का कहना है कि ऐसे अधिकांश मार्ग एयरलाइन की जेब में एक छेद जलाते हैं, क्योंकि यह लागत वसूल करने में विफल रहता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका और यूरोप की उड़ानों के परिणामस्वरूप 2015 से 16 में 2,323.76 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली न्यूयॉर्क दिल्ली रूट पर ऑक्यूपेंसी 77% है, क्योंकि एयर इंडिया को अन्य एयरलाइनों से पूरा होने का सामना करना पड़ रहा है। जनशक्ति का कुप्रबंधन। आवश्यकता के अनुसार 7,245 की परिकल्पित आवश्यकता के मुकाबले कंपनी में 11,433 कर्मचारी थे। इसके अलावा पायलटों और केबिन क्रू के कम उपयोग के कारण एयरलाइन को नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए वाइड बॉडी और नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए एयरलाइन को क्रमशः 291 पायलटों और 554 पायलटों की आवश्यकता थी, जबकि 2015 से 16 तक इसमें 86 से अधिक पायलट थे। टेक महिंद्रा के सीएफओ मिलिंद कुलकर्णी ने कहा कि उपयोगकर्ता अधिक खर्च करने को तैयार हैं और आईटी पर अपने खर्च में तेजी ला रहे हैं। कुलकर्णी का मानना है कि बीएफएसआई और हाईटेक दोनों ही कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइविंग वर्टिकल बनते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि जहां तक काम पर रखने की लागत का सवाल है, वे लगातार बढ़ रहे हैं और उद्योग के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। CNBC TV 18 के साथ एक साक्षात्कार में कुलकर्णी ने कहा, इस समय मूड काफी उत्साहित है। हाईटेक और बीएफएसआई में संभावनाएं हैं। हम इन वर्टिकल से अधिकतम गति की उम्मीद करते हैं। पिछले साल अच्छा नहीं रहने के बाद मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ने लगी है। संचार अच्छा कर रहा है, इसलिए हमारे लिए लगभग सभी कार्यक्षेत्र बढ़ रहे हैं। हायरिंग और हायरिंग से संबंधित लागत पर उन्होंने कहा, आपूर्ति पक्ष पर सभी आईटी कंपनियों ने विवश किया है, इसलिए हमारे पास पिछली तिमाही के लिए बड़ी संख्या थी। मेरा मतलब है कि कई तिमाहियों में हमारी सबसे ज्यादा हायरिंग। इस तिमाही में भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हायरिंग काफी अच्छी संख्या में होनी चाहिए। लागत लगातार बढ़ रही है और यह हमारे लिए चिंता का विषय है और मेरा मानना है कि उद्योग के अधिकांश खिलाड़ियों के लिए भी। दूसरी तिमाही के अंत में टेक महिंद्रा के लिए 5G राजस्व $500 मिलियन था। कुलकर्णी ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि दर में तेजी आएगी, 5G में विकास दर में तेजी आएगी और क्योंकि हमारा DNA संचार है, हम मानते हैं कि हम उस अवसर को भुनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।
हमारे राजस्व का 40% संचार कार्यक्षेत्र से आता है और हम इस कार्यक्षेत्र में विशिष्ट हैं। हमारे पास कुछ अधिग्रहण हैं जो हमने कई साल पहले नेटवर्किंग के मामले में किए थे, जो हमारी मदद करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा। हाईटेक और BFSI से राजस्व पर उन्होंने कहा, हाईटेक $1 बिलियन तक पहुंच सकता है और BFSI राजस्व में $2 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए समय सीमा 2 से 3 वर्ष हो सकती है। यह FY23 नहीं होने वाला है। अधिग्रहण पर कुलकर्णी ने कहा, हम निश्चित रूप से अधिग्रहण के अवसरों को देखना जारी रखेंगे और यह क्लाउड, डिजिटल और उन क्षेत्रों में होगा जहां हमें लगता है कि एक सफेद जगह है और हमें अपनी क्षमताओं में सुधार करने की जरूरत है। इसलिए अधिग्रहण पहले की तरह हमारी रणनीति का हिस्सा बना रहेगा। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से क्लाउड, डिजिटल और फिर हो सकता है कि BFSI स्पेस में अधिग्रहण संभव हो जहां हम उतने मजबूत नहीं हैं जितना हम बनना चाहते हैं। कैश ऑन बुक पर कुलकर्णी ने कहा, कैश के मामले में सितंबर के अंत तक हमारे पास लगभग 1.4 बिलियन कैश और कैश संकट थे। हमने लाभांश का भुगतान किया ताकि कुछ नकदी निकल जाए, लेकिन हमारे पास अधिग्रहण के लिए पर्याप्त नकदी है और वर्तमान में हमारा नकदी प्रवाह भी काफी अच्छा है। शायद पहली छमाही के समान प्रति तिमाही औसतन 185 मिलियन की तरह। इसलिए लाभांश के लिए अधिग्रहण के लिए नकद पात्रता वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे पास अधिग्रहण का कोई लक्ष्य नहीं है।